हेलो, नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हार्दिक यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई शानदार और लाजवाब चल रही होगी। आज की क्लास का टॉपिक हमारा होने वाला है ह्यूमन ब्रेन, जो मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगर मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क है तो इससे जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं। पूरी क्लास आप देख करके जाइए। यकीनन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आज से पहले आपने मानव मस्तिष्क से जुड़ी हुई जानकारियाँ इतनी ज़्यादा आपको नहीं मिली होंगी। हम मानव मस्तिष्क में आपको ढेर सारी जानकारियाँ और फैक्ट बताने वाले हैं जो इससे पहले आपने नहीं सीखा होगा। शुरू करते हैं क्लास को। देखो बेटा, ये रहा मानव मस्तिष्क का एक चित्र है, ठीक है। मानव मस्तिष्क का चित्र है। उससे पहले हम बात करते हैं कि मानव मस्तिष्क हमारा बना किससे होता है। बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाले। मानव मस्तिष्क किससे बना होता है? तो मानव मस्तिष्क बेटा तंत्रिका कोशिका से मिलकर बना होता है। अब जिन लोगों को तंत्रिका कोशिका के बारे में जानकारी नहीं, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तंत्रिका कोशिका एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जो शरीर में सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाती है और दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर लेकर जाती है, ठीक है। तो कह सकते हैं एक स्थान यानी कि मस्तिष्क से सूचनाओं को शरीर तक लाती है और शरीर की सूचनाओं को मस्तिष्क तक लेकर जाने का जो कार्य करती है वो कौन सी कोशिका होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका से जुड़ी हुई एक और बड़ी बात बताता हूँ बेटा कि तंत्रिका कोशिका में जो है आपका कोशिका विभाजन नहीं होता, सेल डिवीजन नहीं होता। क्यों नहीं होता बेटा? कि जो सामान्य कोशिकाएं होती हैं उनमें बेटा जो है क्या सेंट्रोसोम पाया जाता है। ये कोशिकांग होता है। सेंट्रोसोम क्या होता है? कोशिका का एक अंग होता है। जो आपकी तंत्रिका कोशिका होती है इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, इसलिए मस्तिष्क में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिका यानी नर्वस सेल में सेल डिवीजन नहीं होता है। इसलिए चोट लगने से आपके मस्तिष्क को ज़्यादा खतरा होता है क्योंकि इसमें जो है दोबारा से सेल डिवीजन होने की संभावना नहीं है। तंत्रिका कोशिका की मैंने एक स्पेशल क्लास बना रखी है, आप जाकर उस क्लास को देखिए। यकीनन आपको जीरो से एडवांस तक मैंने उसमें आपको बताया है तंत्रिका कोशिका के बारे में। चलते हैं दूसरा टॉपिक। दूसरा क्या है हमारा? मानव मस्तिष्क में लगभग 10 बिलियन तंत्रिका कोशिका होती है। एक मानव मस्तिष्क है, इस मानव मस्तिष्क में बेटा 10 बिलियन तंत्रिका कोशिका होती हैं। यानी कि मानव मस्तिष्क किससे मिलकर बना है? तो तंत्रिका कोशिका से मिलकर बना है और इसमें लगभग 10 बिलियन तंत्रिका कोशिका होती हैं। मानव मस्तिष्क का जो आयतन होता है वो आपने देखा होगा बुक में, जैसे 1260 सीसी से 1300 सीसी लिखा होता है। तो सीसी का मतलब बेटा बता दें सेंटीमीटर क्यूबिक होता है, ठीक। मानव मस्तिष्क का जो आयतन होता है वो 1260 से 1300 सीसी तक होता है। यानी कह सकते हैं 1260 से 1300 से सेंटीमीटर क्यूबिक होता है ना। अब बात करते हैं मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है लगभग 1300 से 1400 ग्राम तक होता है। एक मानव मस्तिष्क का जो विकसित मानव मस्तिष्क है, मतलब बचपन में होता है, ठीक, वो एक विकसित नहीं होता है। जो बचपन में मस्तिष्क होता है वो पूर्णतः विकसित नहीं होता है, ठीक है। जब आप 18 से 20 साल की उम्र के होते हो तो उस समय का जो मस्तिष्क होता है वो ज़्यादा विकसित माना जाता है, परिपक्व माना जाता है। उस कंडीशन में उस टाइम का जो भार होता है 1400 ग्राम होता है। इसलिए कहते हैं मानव मस्तिष्क का वजन लगभग 1300 से 1400 ग्राम तक होता है। मानव मस्तिष्क कपाल गुहा के अंदर सुरक्षित रहता है, ठीक। अब बात करेंगे कपाल गुहा क्या होती है। देखो, ये एक हेलमेट के आकार की जो हड्डियों की ढांचा होती है, कह सकते हैं संरचना होती है। देखो ये सर है, ठीक। ये सर के ऊपर आप देख रहे हो एक जो है हड्डी है, ठीक। इस हड्डी को बेटा हम कपाल गुहा कहते हैं। ये पूरी हड्डी क्या है? कपाल गुहा कहते हैं। कपाल का मतलब क्या होता है? हेलमेट आकार संरचना, जो हड्डियों का एक ढांचा होता है उसको हम कपाल कहते हैं। गुहा का मतलब होता है खाली स्थान। जो हड्डियों से घिरा हुआ उसके अंदर का जो खाली स्थान है, उसी स्थान में क्या सुरक्षित होता है बेटा? मस्तिष्क सुरक्षित होता है, ठीक। देखो ये स्किन हो गई यानी कि चमड़ा हो गया, ठीक। इसके ठीक नीचे क्या होता है? एक हड्डियों का समूह होता है जो मस्तिष्क को हेलमेट आकार प्रदान करता है, ठीक है। अब ये जो हड्डियों का समूह है बेटा इसको हम कपाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कपाल कहते हैं। एक कपाल अंदर की तरफ से क्या होता है बेटा? खोखला होता है। इसी खोखले स्थान पर क्या होता है? आपका मस्तिष्क होता है। इसलिए कहते हैं कि मस्तिष्क कपाल गुहा में। गुहा का मतलब क्या होता है बेटा? खाली स्थान। कपाल का मतलब हड्डियों का एक ढांचा जो हेलमेट जैसा आकार प्रदान करता है। तो इसी खाली स्थान में कपाल गुहा में बेटा क्या पाया जाता है? मस्तिष्क पाया जाता है, सुरक्षित रहता है, ठीक है। क्योंकि मस्तिष्क जो है मानव शरीर का सबसे कोमल अंग होता है, सबसे कोमल अंग होता है। तो इसलिए कपाल गुहा में सुरक्षित होता है। कपाल गुहा क्या होता है बेटा? एक हड्डियों का समूह होता है। कितनी हड्डियां मिलकर कपाल गुहा का निर्माण करती हैं? तो 8 हड्डियां जो है बेटा मिल करके कपाल गुहा का निर्माण करती हैं। इन 8 हड्डियों के समूह को बेटा न्यूरोक्रेनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूरोक्रेनियम कहा जाता है। न्यूरोक्रेनियम क्या है? तो जो न्यूरोक्रेनियम है ये 8 हड्डियों का समूह है जो मिल करके कपाल का निर्माण करते हैं, ठीक है। और कपाल
कपाल क्या करता है, मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है। ये कपाल है, ये कपाल इतना मजबूत होता है कि जो है अंदर मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। क्या रहता है, मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। अगर आपको चोट लग जाती है, ठीक नॉर्मल से चोट लगती है तो इसी के ऊपर लगती है ना, देखो टक टक बोल रहा है, इस पर अगर हम कुछ करते हैं तो जो है मस्तिष्क को आघात नहीं पहुंचता है। ठीक है, अब बात करते हैं कपाल गुहा क्यों ज़रूरी होता है। तो मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि मस्तिष्क बहुत नाजुक सेल यानी तंत्रिका कोशिका से मिलकर बना होता है, और तंत्रिका कोशिका में बेटा सेल डिवीज़न नहीं होता है। मैं ये बार बार इसलिए कहता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि जब सेल डिवीज़न नहीं होता है तो उस कंडीशन में अगर आपके मस्तिष्क को थोड़ा भी चोट लगी तो आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कपाल गुहा बनाया जाता है। ठीक है, वो कपाल गुहा जो होता है काफ़ी मजबूत होता है। ठीक, आप सभी वाकिफ़ हो कि ये कपाल गुहा जो है काफ़ी मजबूत होता है। कपाल गुहा क्या होता है, तो 8 हड्डियों का समूह होता है जिसे हम न्यूरोक्रेनियम कहते हैं। अब बात करते हैं मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्लियों को हम मेनिनजेस कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनिनजेस कहते हैं। अब मेरी बात समझो, कपाल गुहा है, ठीक ये कपाल गुहा है। ठीक, कपाल गुहा के ठीक नीचे तो मस्तिष्क नहीं होता है। ठीक, कपाल गुहा के ठीक नीचे मस्तिष्क नहीं होता है, क्योंकि अगर कपाल गुहा से सीधा मस्तिष्क का संबंध हो जाएगा तो मस्तिष्क में इन्फेक्शन होने की संभावना है। ठीक है, और मस्तिष्क को जल्दी आघात पहुंच जाएगा, क्योंकि कपाल गुहा के ठीक नीचे मस्तिष्क रहेगा तो किसी ने मारा तो सीधे जो है कंपन कहाँ, मस्तिष्क तक चला जाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया कि जो है कपाल गुहा के नीचे एक झिल्ली बना दी गई है। ठीक है, उस झिल्ली को बेटा मेनिनजेस कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनिनजेस कहते हैं। क्योंकि जो आपने पढ़ा होगा कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि क्वेश्चन आता है कि जो है मस्तिष्क के ऊपर की जो झिल्ली होती है वो उस आवरण को हम क्या कहते हैं, है ना, जो कौन सी आवरण से मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। तो बेटा जो आवरण है उसका नाम क्या है, मेनिनजेस है। क्या है, मेनिनजेस है। ठीक है, मेनिनजेस बेटा एक झिल्ली नहीं है। ठीक है, मेनिनजेस बेटा 3 झिल्लियां मिलकर के निर्माण करती हैं एक झिल्ली का, जिसको कहते हैं मेनिनजेस। तो जो पहली झिल्ली होती है उसको हम ड्यूरामेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्यूरामेटर कहते हैं। ये मस्तिष्क की बाहरी परत होती है जो सख्त और मोटी होती, जो मान लीजिए ये क्या है आपका, मैंने कहा ये कपाल है। ठीक, उस सबसे ऊपर स्किन हो गई यानी कि चमड़ा हो गया, इसके नीचे कपाल हो गया, इसके ठीक नीचे की जो परत है, इसके जो ठीक नीचे की परत है उस परत को हम क्या कहते हैं बेटा, ड्यूरामेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्यूरामेटर कहते हैं। इसका काम क्या है, ये जो झिल्ली होती है सख्त होती है, मोटी होती है, ताकि ये मस्तिष्क को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान कर सके और मस्तिष्क का संबंध सीधे कपाल गुहा से ना हो। ठीक, अब उसके बाद आपकी आती है दूसरी झिल्ली आती है एराकोनॉइड आती है। क्या आती है, एराकोनॉइड आती है। यह मस्तिष्क के बीच की परत है, यानी कि ये जो है आपके ड्यूरामेटर के नीचे एक परत पाई जाती है। ड्यूरामेटर के नीचे पाई जाने वाली झिल्ली उससे क्या कहते हैं बेटा, हम एराकोनॉइड कहते हैं। ठीक, ये मस्तिष्क की बीच की परत होती है। अब बात करते हैं तीसरी परत कौन सी होती है बेटा, पिया मेटर होती है। क्या होती है, पिया मीटर होती है। या मस्तिष्क के आंतरिक परत होती है, या मतलब ये क्या कर सकती है, जो आपके ड्यूरामेटर है उसके नीचे एराकोनॉइड होती है, उसके नीचे पिया मीटर होती है। ये बिल्कुल पतली झिल्ली नुमा होती है। इसको अगर समझना है तो हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि सपोज दैट ये क्या है, एक मस्तिष्क है। क्या है, एक मस्तिष्क है। ठीक, ये मस्तिष्क के ऊपर बेटा हम समझ सकते हैं कि ये कपाल गुहा है। क्या है, कपाल गुहा है। ठीक, कपाल गुहा कैसी होती है बेटा, 8 हड्डियों का समूह होता है, 8 बोन्स का समूह होता है ना, 8 बोन्स का समूह होता है। इसके जो ठीक नीचे होगी एक झिल्ली होगी। इस झिल्ली का नाम क्या होगा बेटा, इस झिल्ली का नाम ड्यूरामेटर होगा। क्या होगा, ड्यूरामेटर होगा। ठीक, ड्यूरामेटर होगा। ड्यूरामेटर के ठीक नीचे जस्ट क्या होगा बेटा, आपका एराकोनॉइड होगा। क्या होगा बेटा, एराकोनॉइड होगा। एराकोनॉइड जो ये आपकी ड्यूरामेटर होगी, ये कैसी होगी बेटा, एक तो ये मोटी होगी, ठीक है, और सख्त होगी क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई चोट लगी तो उसका सीधा कंपन मस्तिष्क को ना पहुँचे, क्योंकि मस्तिष्क की जो सेल है, न्यूरॉन सेल, ये काफ़ी नाजुक होती है और नाजुक होने के साथ में इनमें बेटा सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। ऐसा नहीं कि अगर न्यूरॉन सेल मर गई तो दोबारा क्या हो जाएगी, उसमें सेल डिवीजन होकर फिर से जीवित हो जाएगी, या उसमें सेल डिवीजन होकर वो खुद को सही कर लेगी, ऐसी संभावना बिल्कुल नहीं है। अगर एक बार न्यूरॉन सेल कह सकते हैं अगर ख़त्म हुई तो आपको जो है उसकी क्षतिपूर्ति किसी भी तरीके से नहीं की जा सकती, क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। अब इसके ठीक नीचे क्या होगा बेटा, इसके ठीक नीचे तीसरी परत होगी। जो तीसरी परत होगी उसका नाम क्या होगा बेटा, पिया मीटर होगा। क्या होगा, पिया
मीटर होगा। ठीक है, सबसे पतली और झिल्ली जो होती है, जो पतली झिल्ली होती है, सबसे पतली झिल्ली कौन सी होती है? पिया मीटर होती है। ठीक है, और उससे थोड़ा सा बड़ी और मोटी कौन सी होती है? एराकोनॉइड होती है। और उसके ऊपर जो सबसे सख्त और मोटी परत होती है उसका नाम क्या है? ड्यूरामीटर। नाम क्या है? ड्यूरामीटर। ये 3 झिल्लियाँ बेटा कौन सी पहली झिल्ली बेटा आपकी ड्यूरामीटर, दूसरी झिल्ली कौन सी है? एराकोनॉइड, और तीसरी झिल्ली कौन सी है? पियामीटर। ये तीनों झिल्लियां मिलके एक आवरण बनाती हैं। बात समझना, तीनों झिल्लियां मिलके एक आवरण बनाती है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? जिसको हम कहते हैं मेनिंजेस। क्या कहते हैं? मेनिंजेस। अक्सर बच्चों को पढ़ा दिया जाता है कि जो मस्तिष्क के ऊपर आवरण होता है उसको मेनिंजेस बोलते हैं। ये बात तो सही है, लेकिन मेनिंजेस एक झिल्ली नहीं है बेटा। मेनिंजेस 3 झिल्लियों का समूह है। मेनिंजेस 3 झिल्लियों का समूह है। 3 झिल्लियां जब आपस में मिलती हैं, यानी कि ड्यूरामीटर, एराकोनॉइड और पियामीटर, ये 3 झिल्लियां जब आपस में मिलती हैं तो किसका निर्माण करती है बेटा? मेनिंजेस का निर्माण करती है। और मेनिंजेस क्या होता है? जो मस्तिष्क के ऊपर जो है एक आवरण प्रदान करता है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है कि आपने सुना होगा कि जो है मस्तिष्क के ऊपर जो आवरण होता है उसमें एक द्रव भरा होता है। सुना है? द्रव भरा होता है जो हमें बाहरी आघातों से, यानी धक्का मुक्की अगर हमारे मस्तिष्क में होती है, हल्की सी चोट लगती है, ठीक है, तो उससे सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि जो झिल्ली का आवरण है उसमें कहाँ पर द्रव भरा होता है, तो आप शायद उसका सटीक जवाब नहीं दे पाओगे। मैंने कहा ना कि बहुत इंपॉर्टेंट आज क्लास है और मैं आपको बेसिक से बेसिक चीज़ें सिखाने वाला हूँ मस्तिष्क से जुड़ी हुई। तो आप मेरी बात समझना कि जो है एराकोनॉइड मीटर, ठीक, और पियामीटर के बीच में एक द्रव भरा होता है जिसे हम सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, जिसे हम शॉर्टकट में अगर बायोलॉजिकल लैंग्वेज में देखें तो CSF भी बोला जाता है। ठीक, इसको ध्यान से सुनो। एराकोनॉइड मीटर और पियामीटर के बीच में एक द्रव भरा होता है। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए। अब मान लीजिए ये कौन सी हो गई आपकी? ये आपकी ड्यूरामीटर हो गई। इससे तो कोई मतलब नहीं। कपाल गुहा के ठीक नीचे की जो झिल्ली होती है वो कैसी होती है? मोटी और सख्त होती है, जिसे क्या कहते हैं? ड्यूरामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूरामीटर कहते हैं। ड्यूरामीटर के ठीक नीचे क्या होता है बेटा? एराकोनॉइड होती है। क्या होती है? एराकोनॉइड परत होती है। और एराकोनॉइड परत के नीचे क्या होता है बेटा? पियामीटर होता है। तो एराकोनॉइड और पियामीटर के बीच में आपका एक द्रव भरा होता है। उस द्रव का नाम क्या है? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या नाम है? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसे CSF के नाम से भी जाना जाता है। इसका काम क्या है? तो इसका काम है मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करना, मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाना, मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाना। मस्तिष्क को अगर थोड़ी सी चोट लगती है तो वहाँ पर ये क्या करता है? मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है। और सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि पोषक तत्व प्रदान करता है। मस्तिष्क को ये पोषक तत्व प्रदान करता है। कौन सा द्रव मस्तिष्क को पोषक तत्व प्रदान करता है? कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो जो आपका मस्तिष्क है, मस्तिष्क को पोषक तत्व प्रदान करने का कार्य कौन करता है? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये मस्तिष्क के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है, जो आवरण पाया जाता है, उसके बीच में पाया जाने वाला द्रव है। और कौन सी झिल्ली के बीच में पाया जाता है? तो ये मैंने आपको बताया है। कौन सी? पियामीटर और एराकोनॉइड दोनों झिल्लियों के बीच में पाया जाने वाला द्रव ही क्या कहलाता है? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहलाता है। काम क्या है? मस्तिष्क को बाहरी चोट से सुरक्षा प्रदान करता है और मस्तिष्क को पोषक प्रदान करता है। अब हम आते हैं थोड़ा सा नीचे। मानव मस्तिष्क अब तक का सबसे ज़्यादा विकसित और कोमल अंग है। ठीक, सोचने समझने की क्षमता अगर किसी मस्तिष्क में है तो कौन सा मस्तिष्क है? मानव मस्तिष्क। सभी जीवों में, जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों में सबसे ज़्यादा विकसित अगर मस्तिष्क किसी का है तो वो मस्तिष्क मानव मस्तिष्क है। ठीक है, और मानव मस्तिष्क सबसे कोमल अंग है। कोमल अंग इसलिए, मैं फिर से बता देता हूँ, कोमल अंग इसलिए है
क्योंकि इसमें तंत्रिका कोशिका पाई जाती है। अगर तंत्रिका कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता है, कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता, तो अगर एक बार भी तंत्रिका कोशिका को किसी भी प्रकार का आहत पहुंचा, चोट लगी, तो वहां पर आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए जो है परिवहन निगम वाले आपसे ये कहते हैं कि आप जो है हेलमेट लगाकर ही बाइक चलाएं, क्योंकि मानव मस्तिष्क में अगर चोट लगी तो आपकी बचने की संभावना न्यूनतम हो जाती है, क्योंकि वहां पर अगर चोट लगी तो आपकी जो है कोशिका तंत्रिका कोशिका प्रभावित होगी और पूरा मस्तिष्क तंत्रिका कोशिका से मिलकर बना हुआ है। तो उस कंडीशन में आप अपने तंत्रिका कोशिका को सुरक्षित रखिए हेलमेट लगा करके, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन बच्चों का अक्सर आता है किस तरह अगर मस्तिष्क में जो है कोशिका विभाजन नहीं होता है तो कोशिका विभाजन नहीं होता, कैंसर क्यों होता है फिर? क्योंकि अधिक जब कोशिका विभाजन होता है तभी कैंसर होता है। अगर जो बॉडी कैंसर है, ब्रेन कैंसर है, ये कैंसर तभी होता है, ठीक है। अमूमन केसों में देखा गया कि जब कोशिका विभाजन सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा हो जाता है तब। तो बेटा न्यूरॉन सेल जो है यानी कि तंत्रिका कोशिका, इसमें तो आपका क्या नहीं होता, कोशिका विभाजन नहीं होता, तब भी आपको ब्रेन ट्यूमर जैसी समस्या होती, जो कि एक कैंसर का ही रूप होता है ब्रेन ट्यूमर। तो आपका 90% जो ब्रेन बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? तंत्रिका कोशिका से बना हुआ है, लेकिन जो है नर्वस सेल से बना हुआ है। लेकिन जो 10% ब्रेन है वो नर्वस गीलियल सेल से बना हुआ है, ठीक है। और जो 10% नर्वस गीलियल सेल से बना हुआ है, इसमें क्या है बेटा, कोशिका विभाजन होता है। और ये जो 10% कोशिका है, अगर ये ज़्यादा कोशिका विभाजन कर देती हैं तो आपके ब्रेन में कैंसर होता है। और कैंसर की पहली स्थिति क्या होती है? ब्रेन ट्यूमर। और ब्रेन मस्तिष्क कितना नाजुक होता है कि पहली ही स्थिति में, मतलब ब्रेन ट्यूमर के शुरुआती में, ब्रेन ट्यूमर बना ही है उसी में व्यक्ति की जान चली जाती है। सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज आने की कोई नौबत ही नहीं होती, वो पहली स्थिति में ही व्यक्ति की जान चली जाती है, क्योंकि बहुत नाजुक होता है मानव मस्तिष्क, ठीक है। अब बात करते हैं मस्तिष्क की समस्त क्रियाकलापों और क्रियाकलापों को नियंत्रित और क्या करता है बेटा? संतुलित करता है। इस चीज़ को समझो, मानव मस्तिष्क जो है हमारे शरीर के सभी अंगों को, समस्त क्रियाकलापों को, सारे मतलब जो है शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। मुझे चलना है तो वो भी मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होगा, हमें बोलना है वो भी मस्तिष्क के द्वारा, शब्द का चयन भी हम मस्तिष्क के द्वारा करते हैं, हमारा हाथ से मार्कर से लिख रहे हैं, ठीक, ये भी मस्तिष्क के द्वारा हो रहा है। जितनी भी क्रियाकलाप हम अपने शरीर के द्वारा करते हैं, फ़ोन चला रहे हैं, टहल रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम अपने मस्तिष्क की सहायता से करते हैं। इन सभी चीज़ों का नियंत्रण किस में होता है बेटा? मस्तिष्क में होता है। इसलिए हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? मस्तिष्क है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप इस सभी फैक्ट का एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे मानव मस्तिष्क के भाग एवं उनके कार्य। चलिए अब देखते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है? मानव मस्तिष्क के भाग। तो बेटा मानव मस्तिष्क के मुख्यतः कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। पहला भाग आपका अग्र मस्तिष्क, मतलब अगला हिस्सा, अग्र मस्तिष्क। इसको हम दूसरा नाम प्रमस्तिष्क है और इंग्लिश में इसको बेटा हम सेरिब्रम ही कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरिब्रम कहते हैं। अब इसका दूसरा हिस्सा क्या है? मध्य मस्तिष्क, ठीक है। और तीसरा हिस्सा क्या है बेटा? पश्चिम मस्तिष्क, मतलब पिछले वाला हिस्सा, यहाँ का जो हिस्सा है वो पश्चिम मस्तिष्क कहलाता है, ठीक है। और जो ये बीच का हिस्सा होता है मध्य मस्तिष्क कहलाता है। और देखो ऊपर का हिस्सा जो हो क्या कहलाता है? प्रमस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क। अब ये चीज़ हम डायग्राम से देखते हैं, ठीक। ये रहा बेटा मानव मस्तिष्क, ठीक है। इसमें भरी हुई है क्या? तंत्रिका कोशिकाएं। ये देखो जो सबसे ऊपर का हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ऊपर का हिस्सा क्या कहलाता है? अग्र मस्तिष्क। अग्र का मतलब अगला, यानी कि ऊपर वाला, और हिस्सा क्या कहलाता है बेटा? अग्र मस्तिष्क। का दूसरा नाम क्या बोल देते हैं? प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, तथा इंग्लिश में इसको सेरिब्रम बोल देते हैं, ठीक। क्या बोल देते हैं? सेरिब्रम बोल देते हैं। अब हम बात करते हैं जो है आपका दूसरा हिस्सा क्या आता है? मध्य मस्तिष्क। ये जो प्रमस्तिष्क के नीचे और ये वाला जो हिस्सा है क्या कहलाता है? मध्य मस्तिष्क कहलाता है। और मध्य मस्तिष्क के ठीक नीचे ये कह सकते हैं, थोड़ा सा नीचे आपका पश्चिम मस्तिष्क होता है। और ये जो आपका हिस्सा है क्या कहलाता है बेटा? पश्चिम मस्तिष्क कहलाता है, ठीक। ये जो हिस्सा है क्या कहलाता है? पश्चिम मस्तिष्क कहलाता है। ये देखो पश्चिम मस्तिष्क, ये हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा सारा का सारा क्या कहलाता है? पश्चिम मस्तिष्क कहलाता है, ठीक। अब हम समझेंगे कार्य और इनके जो है प्रकार क्या है ना, कैसे कार्य करता है। अब सीधे से एक बार में अगर हम आएंगे देखेंगे अग्र मस्तिष्क को प्रमस्तिष्क बोलते हैं। और सबसे बड़ा जो बड़ी बात है, जो हमारे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है, वो हिस्सा क्या है? सेरिब्रम, अग्र मस्तिष्क यानी कि प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, सेरिब्रम ही जो है हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है, यानी कह सकते हैं हमारे मस्तिष्क का
66% भाग बनाता है। ठीक, हमारे मस्तिष्क का जो 66% भाग है, 100% में से 66% जो भाग है वो अग्र मस्तिष्क बनाता है, यानी कि सेरिब्रम बनाता है। इसलिए सेरिब्रम को दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा कहा जाता है। अब बात करते हैं, सेरिब्रम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक, अगर किसी का सेरिब्रम चला गया तो मान लीजिए वो दुनिया से चला गया। ठीक, क्यों चला गया? क्योंकि सेरिब्रम ही स्मृति केंद्र, मतलब जो है पुरानी यादों को, नई यादों को, इधर की यादों को, उधर की यादों की, सारी जो यादें हैं वो कहाँ पर हैं? सेरिब्रम में, स्मृति केंद्र में है। अगर कभी कभी आपने मूवी में देखा, चोट लग जाती है तो उसकी याददाश्त चली जाती है। एक्चुअल में चोट लगने से याददाश्त नहीं जाती, उसका सेरिब्रम ही खराब हो जाता है। ये अधिकतर हीरो में दिखाया गया, उसके पीछे मार दिया, यहाँ पर दिमाग में सेरिब्रम चला गया। ठीक है, और सेरिब्रम में ही सब क्या होती है? सेरिब्रम इज़ द मेमोरी कार्ड ऑफ माइंड, मतलब जो आपका मेमोरी कार्ड होता है वो सेरिब्रम होता है। उसमें सब कुछ भरा हुआ है कि 5 साल नानी ने 10 रुपये दिया था, मामा ने उस दिन जो है 200 रुपये दिया था, या दोस्त थे 2000 उधार लिए हैं। तो ये सब चीज़ें आपके सेरिब्रम में ही क्या होती है? फीड होती है। एक्चुअल में अगर आपका सेरिब्रम चला गया तो सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। ठीक, याद रखना कि जो स्मृति का केंद्र होता है उसे हम सेरिब्रम बोलते हैं। ठीक, एक नंबर में पूछा जाता है कि इनमें से स्मृति केंद्र कौन है, तो आपको बताना है कि सेरिब्रम है। अब बात करते हैं सोचने विचारने। जो चीज़ आपके सामने रखी है, मैथ का स्टूडेंट है तो अगर सोचेगा, विचार करेगा, तो विचार करने की जो क्षमता है, सोचने की जो क्षमता है, कहाँ पर है? सेरिब्रम है। और जिसका सेरिब्रम बहुत तगड़ा होता है, मतलब वो क्या है, वो मैथ में बहुत जीनियस होते हैं ना। हर एक सब्जेक्ट में जीनियस होते हैं, मैथ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक सब्जेक्ट में होंगे, वरना बायो वाले कहेंगे कि सर आप बायो पढ़ा रहे हो और ऐसा कह रहे हो। नहीं, तो सारे जो भी बच्चे बेटा क्या होंगे, जिनका भी सेरिब्रम बहुत अच्छा होगा, उनके अंदर याद करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। और जो याद रख सकता है वही तो टॉपर्स होता है ना, जो चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सके, वही तो कहते हैं इतने कि अच्छा स्टूडेंट माना जाता है, जो हर एक चीज़ को लंबे समय तक याद रख सके। और याद कैसे रख सकता है? याद तभी रख सकता है बेटा जब उसका सेरिब्रम क्या होगा? मजबूत होगा, सेरिब्रम अच्छा होगा। और सेरिब्रम को मजबूत करने के लिए आपको किसी चीज़ के बारे में लगातार सोचना पड़ता है कि उससे आपकी क्या होती है? स्मृति केंद्र बढ़ती है। इसके लिए अच्छी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मॉर्निंग वॉक करने से आपके सेरिब्रम में सुधार आता है ना। अब बात करते हैं समझने की। कोई चीज़ आपको सामने से कोई समझा रहा है, उस चीज़ को आप कितनी जल्दी समझ सकते हो, डिपेंड करता आपके सेरिब्रम पर। तो आज से कोई भी स्टूडेंट टीचर को दोष नहीं देगा कि सर आपने अच्छा नहीं समझाया। अगर आपका सेरिब्रम बहुत तगड़ा होगा तो आप किसी भी चीज़ को तुरंत समझ लोगे। ठीक, अब बात करती है भोजन को ग्रहण करना, हृदय की गति, मतलब धक धक हृदय जो करता है आपका। ठीक है, वो और ये जो भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया, हृदय की गति हो गई, ये सारी चीज़ें कहाँ पर बेटा? आपके सेरिब्रम से ही नियंत्रित होती है। अगर सेरिब्रम आपका चला गया तो आपका हृदय गति चला जाएगा। आप भूल जाओगे खाना खाना है कि नहीं खाना है। अब खाना ही नहीं खाओगे, भूल ही जाओगे, क्योंकि आपका सेरिब्रम ही बताता है कि चलो खा लो खाना। ठीक है, अब बात करते हैं सेरिब्रम का जो पिछला भाग होता है। सेरिब्रम का मान लीजिए ये अगला भाग है, और इसका जो पिछला भाग होता है, सेरिब्रम का जो पिछला भाग होता है, उसे हम डाइएनसेफलान कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइएनसेफलान कहते हैं। और डाइएनसेफलान के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक का नाम बेटा थैलेमस है, दूसरा का नाम हाइपोथैलेमस है। क्या है? एक का नाम थैलेमस है और दूसरा का नाम हाइपोथैलेमस है। अच्छा, थैलेमस का काम क्या होता है? आज रूम में बहुत गर्मी लग रही है। ठीक, आज मौसम बहुत ठंडा है। ठीक, बारिश का पानी ऊपर गिर रहा है, महसूस कर रहे हो कि पानी ठंडा है। आप आग के सामने बैठे हो, आपको महसूस हो रही है कि आग बहुत गर्म है। ठीक है, बाहर धूप बहुत ज़्यादा है, आज का दिन काफ़ी ठंडा है कल के दिन की अपेक्षा। तो बाहरी वातावरणों में होने वाले परिवर्तनों, प्रभावों, ताप और ठंडक के बारे में आपको जानकारी जो मिलती है वो किसके द्वारा मिलती है बेटा? वो थैलेमस के द्वारा मिलती है। आज बहुत ठंडी है, आज बहुत ठंडी है, इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलेगी? इसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी थैलेमस के द्वारा। अगर आपका थैलेमस खराब हो गया तो बाहर कितनी भी ठंडी हो, आप एक बनियान और एक शर्ट पहन के घूम रहे होंगे, ठंडी लगेगी नहीं। क्योंकि क्या है? आपका थैलेमस आपको बता ही नहीं रहा है कि ऐसा है भैया बाहर ठंडी है। मान लीजिए बहुत गर्मी है, आपका थैलेमस काम नहीं कर रहा है। उस कंडीशन में आप 4-5 स्वेटर पहन लो, जैकेट पहन लो, आराम से बाहर घूमो मार्केट में। लोग कहेंगे इसको ठंडी नहीं लग रही है, गर्मी नहीं लग रही, मतलब गर्मी नहीं लग रही, क्योंकि आपका थैलेमस आपको बता ही नहीं रहा है कि आपके जो है गर्मी लग रही है। अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है। हाइपोथैलेमस का काम ये होता है, ये सब हम कह सकते हैं कि आपके मस्तिष्क का जो
भाग है अग्र मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम, ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट यहीं पर साबित होता है। कहाँ पर? हाइपोथैलेमस पर। और आज के जनरेशन में हाइपोथैलेमस का तो एक बड़ा रोल है। यानी हाइपोथैलेमस क्या करता है? आपके आंतरिक ताप, आंतरिक ताप का मतलब होता है शरीर के अंदर जो ताप है उसको संतुलित करता है। अगर ताप आपके शरीर में बहुत बढ़ गया अंदर तो तुरंत आपके शरीर से, स्किन से पसीना बाहर आ जाएगा। ठीक है, तुरंत पसीना बाहर कर देगा। आपके शरीर को संतुलित रखता है कि ज़्यादा गर्माए नहीं है शरीर आपका। उसमें क्या करता है वो, जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है शरीर के अंदर तो पसीने के रूप में बाहर निकाल देता है। ठीक है, भूख, मुझे भूख लगी है, ये सूचना आपको कौन देगा? हाइपोथैलेमस देगा। चलिए एक तो कोई बात नहीं, उसकी बात सबसे बड़ी बात ये आती है कि प्यास, प्यास का अनुभव आप किसके द्वारा करते हो? तो प्यास का अनुभव भी जो आपको कराया जाता है वो हाइपोथैलेमस ही कराता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्यार और घृणा। ठीक है, जो प्यार होता है और जो घृणा होती है दोनों कहाँ से जुड़े हैं? ये दोनों जुड़े हैं हाइपोथैलेमस से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? हाइपोथैलेमस से जुड़े हैं। तो प्यार और जो घृणा होती है ये दोनों अगर कोई व्यक्ति करता है तो कैसे करता है? वो हाइपोथैलेमस से ही नियंत्रित करता है। आप किसी को बहुत ज़्यादा मानते हो, ठीक है, तो वो आपके हाइपोथैलेमस में एक प्रकार की जो है कह सकते हैं चित्र बन चुका है। उसको लेकर के भावनाएं आपसे जुड़ चुकी हैं कि आप उसके बारे में लगातार सोचते रहते हो। तो जो प्यार किसी भी चीज़ के प्रति लगाव आपका जो होता है वो किससे होता है? हाइपोथैलेमस से होता है। और आपको किसी चीज़ से नफरत है तो वो भी कहाँ से होती है? हाइपोथैलेमस से होती है। तो प्यार और नफरत दोनों एक ही जगह से होती है। कहाँ से होती है? तो बेटा वो हाइपोथैलेमस से होती है। और भूख और प्यास कहाँ से होती है? हाइपोथैलेमस से ही होती है। तो हाइपोथैलेमस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं मध्य मस्तिष्क की। ठीक है, मध्य मस्तिष्क के मुख्य, वैसे तो कई भाग होते हैं। ठीक, यहाँ पर मैंने दो भाग के बारे में बात की जो मुख्यतः हमें लगता है कि चर्चा करनी चाहिए इन पर। एक होता है आपको कार्पोरा, ठीक, और दूसरा होता है सेरिब्रेल। चलो पहले बात करते हैं सेरिब्रेल की। जो सेरिब्रेल होता है ये यहाँ पर होता है और इसका काम क्या होता है? मानव मस्तिष्क को स्पाइनल कार्ड के साथ में जोड़ना। स्पाइनल कार्ड को हम बेटा छोटा दिमाग बोलते हैं। जो ये रीढ़ की हड्डी होती है इसमें आपको बताया गया है। स्पाइनल कार्ड की एक और हम स्पेशल क्लास लेकर के आएंगे, वहाँ पर चर्चा करेंगे। इसको दूसरा ब्रेन भी कहते हैं। यानी कि मस्तिष्क अगर किसी काम में बिजी हो गया तो आपके शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए वो जिम्मेदारी देता है। किसको देता है? स्पाइनल कार्ड को कहता है ऐसा है कि हम अभी बिजी हैं, आप इस शरीर को संभालिए। तो आपका स्पाइनल कॉर्ड आपके शरीर को बैलेंस करता है। तो मस्तिष्क को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करने के लिए जिम्मेदार होता है मध्य मस्तिष्क का ये जो भाग है सेरिब्रेल। समझ में आया? चलिए अब इसका दूसरा भाग देखते हैं, कार्पोरा। अच्छा, एक्चुअल में कार्पोरा होता है क्या? तो कार्पोरा एक तरह का सेंसर होता है। जैसे कि आपने किसी चीज़ को देखा, ठीक, किसी चीज़ को सुना, तो जैसे मान लीजिए आप रास्ते में चलते जा रहे अचानक से आपको कोई व्यक्ति मिल गया, तुरंत आप उसको देखते हो, उसने आपसे कहा हाय, आपने उसको तुरंत देखा, आप देखते हो तो आप अपना हाथ दांत के पास लेकर जाते हो और उसको देखते हो, कहते हो कि इसको मैंने कहीं तो देखा है। अब ये कार्पोरा ये सूचना लेकर जाएगा किसके पास? अग्र मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम, कुछ भी बोल दो, इसके पास जाएगा तो ये कहेगा देखो मैंने ये फोटो देखा है, भेजा है आपके पास, देखो कौन है। ठीक, इसे व्हाट्सअप की तरह काम करता है। देखो भैया ये मैंने भेजा है, ये कौन है? तो आपका सेरिब्रम क्या है? स्मृति का केंद्र है। जितनी भी स्मृतियाँ उसने सेव कर रखी है वो तुरंत अपने गैलरी से एक फोटो निकालेगा, तुरंत देखा कि मैच करेगा, कहेगा ऐसो क्या है? कहें ये तो भैया बैंक के मैनेजर साहब हैं, मैंने इनको देखा है, बहुत पहले एक बार गया था बैंक तो मैंने इनको देखा था, ये कहाँ के? बैंक के मैनेजर सर हैं। तो ये क्या काम करता है? देखने और सुनने पर क्या करता है? लेकर जाता है सूचना किसको? सेरिब्रम को देता है। कहता है देखो मैंने ये सुनी। जैसे मान लीजिए फ़ोन आप रखे हो, ठीक है, जैसे किसी का फ़ोन आ गया सौभाग्य से, ठीक है, और फ़ोन आया, तुरंत आपने क्या किया? फ़ोन को रिसीव किया। जैसे आपको कान में लगाया, नंबर अननोन है, मतलब उसमें किसी का नाम नहीं लिखा, कान में लगाया और उसने बोला हाय भाई कैसे हो, तुरंत आप आवाज़ पहचान जाते हो। जैसे आपने आवाज़ सुनी, ठीक है, नंबर तो आपको नहीं पता था कि भाई हमारे दोस्त का फ़ोन है, आपका नया नंबर से आपका दोस्त फ़ोन करेगा, तैसे ही सूचना क्या होगी? वो आवाज़ जो होगी वैसे आपके दिमाग में लेकर जाएगा कौन? कार्पोरा। उस आवाज़ को प्रेमस्तिष्क के पास भेज देगा, अग्र मस्तिष्क बोल सकते हैं, सेरिब्रम को देगा। सेरिब्रम कहेगा हाँ हाँ ये हमारे दोस्त का जो है दोस्त की आवाज़ है, मैं इसको जानता हूँ। वो तुरंत पहचान लेगा क्योंकि वो क्या है? वो सेव कर रखा है, पूरी रिकॉर्डिंग बना रखी है उसकी। तो स्मृति का केंद्र जो है आपका सेरिब्रम है। अगर इसमें कुछ हो गया गलती से भी तो मान लीजिए बड़ी दिक्कत होगी। और जो आदमी बूढ़े हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, उनका कार्पोरा काम नहीं करता है, वो इसीलिए पहचान नहीं पाते। सूचना लेकर गया, सेरिब्रम कहता है अरे कहूँ तो देखें, पता चला सेरिब्रम काम ही करना छोड़ दिया, उसको पता ही नहीं चलता कि मैंने देखा किसको, है ना। तो ये सिस्टम होता है कि जो है बूढ़े लोग होते हैं
उनमें ये कार्पोरा बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं होता, कह सकते हैं ना, वो काम नहीं करता सही तरीके से। अब बात करते हैं पश्च मस्तिष्क की। किसकी? पश्च मस्तिष्क की। जो आपका पश्च मस्तिष्क होता है, इसमें एक हिस्सा होता है सेरिबेलम, ठीक। वो जिस तरह से ये आपको हाइपोथैलेमस जो होता है जिम्मेदार होता है हमारे शरीर की बहुत सारी प्रतिक्रियाओं को कंट्रोल करने के लिए, वैसे ही जिम्मेदार होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम अगर जिसका सही नहीं है, ठीक, वो चल ही नहीं पाएगा। अब 5 साल के, 2 साल 3 साल के बच्चों को देखो, उनमें सेरिबेलम विकसित नहीं होता है। अब उनका सेरिबेलम विकसित नहीं है तो चल नहीं पा रहे हैं, चल रहे हैं तो गिरे जा रहे हैं, कुछ चीज़ को पकड़ के खड़े हुए फिर गिर जाएंगे, थोड़ा सा 1-2 कदम चले फिर गिर जाएंगे, क्योंकि उनका सेरिबेलम क्या है, जो आपको उनका सेरिबेलम है वो पूरी तरीके से पक्का नहीं हुआ, मैच्योर नहीं हुआ है, उसको क्या प्रैक्टिस नहीं हुई है। सेरिबेलम जिसका दमदार है वो रस्सी पर भी चल लेगा। सर्कस में आपने देखा, सर्कस पर वो मतलब ऐसे रस्सी पर चले जा रहे हैं और फिर थाली पैर के नीचे रखकर चले जा रहे हैं, क्योंकि उनको सेरिबेलम को इतना जो है, इतना ज़्यादा उनका सेरिबेलम जो है प्रैक्टिस कर चुका है कि वो किसी भी चीज़ पर अपना बैलेंस बना सकते हैं। तो आपके चलने, दौड़ने, खेलने, कूदने की जो प्रक्रियाएं होती हैं, इनको जो बैलेंस बनाता है, कौन बनाता है? सेरिबेलम बनाता है। आप दौड़ रहे हो, आप दौड़ते दौड़ते नहीं गिरोगे, क्योंकि आपका सेरिबेलम क्या है, एक उसको पता है कि ये कैसे शरीर को बैलेंस करना है। और जिसका सेरिबेलम कह सकते हैं कि भी मैच्योर नहीं हुआ, परफेक्ट नहीं हुआ है, तो वो गिर जाते हैं दौड़ते दौड़ते। छोटे बच्चों को देखो, उनका सेरिबेलम, अगर हमसे कहा जाए कि आप रस्सी पर चल जाओ, ठीक, तो हम नहीं चल पाएंगे। क्यों नहीं चल पाएंगे? क्योंकि हमारे सेरिबेलम को ये आदत नहीं है, ठीक है। और जब कोई थोड़ा सा भी अल्कोहल पी लेता है, अगर उसने पी लिया दारू वगैरह, तो उसका सेरिबेलम काम नहीं करेगा। वो 4 पैर इधर रखेगा, 2 पैर उधर रखेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं शरीर का बैलेंस है। अब अल्कोहल की वजह से सीधे आपकी जो है तंत्रिका कोशिका प्रभावित होगी, और जब तंत्रिका कोशिका प्रभावित होगी तो उसका प्रभाव सीधे सेरिबेलम पर आएगा, और जिसका भी सेरिबेलम पर आएगा तो वो सही तरीके से चल नहीं पाएगा। अब अगर चल नहीं पाएगा तो लोग कहेंगे देखो भैया पी करके आएगा, तो पी करके आने से क्या होता है, आपका सेरिबेलम, अगर जिसका सेरिबेलम सही है पीने के बाद भी, तो मुश्किल से उसको कोई बता नहीं पाएगा कि पी कर आएगा। कहेंगे देखो भैया मैं चल तो रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि उसका सेरिबेलम सही तरीके से काम कर रहा है। अल्कोहल से सेरिबेलम बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। अब बात करते हैं पश्च मस्तिष्क का जो लास्ट वाला भाग है, मेडुला ओब्लांगेटा, शरीर की सभी उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ठीक। मतलब शरीर के अंदर जो भी चीज़ हमारे बनती है और जो चीज़ निकलती है, ठीक, बनने और निकलने वाली जो प्रक्रिया होती है शरीर में, जैसे ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, एटीपी, ईटीसी का जो सब निर्माण होता है, शरीर की समस्त उपापचयी क्रियाओं का जो नियंत्रण होता है वो किसके द्वारा होता है? मेडुला ओब्लांगेटा के द्वारा होता है। पाचन तंत्र हो गया, ठीक है, ग्लूकोज, एटीपी, इन सभी का जो प्रोसीजर होता है के द्वारा होता है, वो मेडुला ओब्लांगेटा के द्वारा ही होता है। तो ये रही बेटा मानव मस्तिष्क से जुड़ी हुई समस्त जानकारियां मैंने आपको दे दिया। चलिए एक बार इसको समरी के तौर पर देखते हैं कि क्या है इसमें। मैंने कहा मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ठीक है। अग्र मस्तिष्क को प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, ठीक है। यह मस्तिष्क का 66% भाग बनाता है। सेरिबेलम ही क्या है? स्मृति केंद्र है, ठीक, यानी अग्र मस्तिष्क ही सूचनाओं को अपने पास में रखता है। किसी के बारे में सारी जानकारी कहाँ पर सेव होती है? आपका सेरिब्रम में होती है। सेरिब्रम को मेमोरी कार्ड के तौर पर भी जानते हैं, ठीक है। सोचने, समझने, विचार करने की जो प्रोसेस होती है कहाँ पर होती है? सेरिब्रम में होती है। कि सेरिब्रम जिसका अच्छा है वो बहुत अच्छा काम करता है, अगर जिसका सेरिब्रम कमजोर है वो बैठा रहता है, आलसी बना है, ठीक है, क्योंकि उसके सेरिब्रम सही तरीके से काम नहीं करता है। अब बात करते हैं सेरिब्रम का एक पिछला हिस्सा डायनसेफलान कहलाता है। डायनसेफलान 2 प्रकार का होता है, एक थैलेमस होता है, मतलब इसके 2 भाग होते हैं, प्रकार का नहीं, इसके 2 भाग होते हैं, एक थैलेमस होता है, एक हाइपोथैलेमस होता है। अब थैलेमस क्या करता है? बाहर बहुत गर्मी है, ये आपको फील कराएगा थैलेमस, और जो हाइपोथैलेमस होता है वो बताएगा आपके शरीर के अंदर की जो गर्मी है उसको बाहर निकालेगा, ठीक है, पसीना के तौर पर। अब बात करते हैं कि जो है भूख लगी, ये बताएगा कि भूख लगी है। प्यार है, ये बताएगा, ठीक है, मतलब लब के बारे में जो है लब मास्टर होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। और जो है ये घृणा के बारे में बताएगा, ठीक है। तो आप अगर प्यार करते हो, घृणा करते हो, भूख प्यास ईटीसी का जो अनुभव करते हो हाइपोथैलेमस के द्वारा ही करते हो, ठीक है। अब बात करते हैं मध्य मस्तिष्क के 2 भाग होते तो निम्नतः कई भाग है, लेकिन ये जो 2 इंपॉर्टेंट भाग हैं, एक होता है कार्पोरा, दूसरा होता है सेरिब्रेल। सेरिब्रेल क्या करता है? आपकी जो ब्रेन को आपकी जो है स्पाइनल कॉर्ड यानी मेर रज्जु से जोड़ देता है, ठीक है। मेर रज्जु को हम छोटा दिमाग या दूसरा दिमाग के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। अब कार्पोरा का काम क्या है? किसी चीज़ को उसने देखा तुरंत देकर जाएगा किसके पास? अग्र मस्तिष्क के पास। देखो मैंने ये देखा, ये क्या है? तो तुरंत बताएगा ये हमारे अंकल हैं, ठीक है। अब जिसका जो है
कार पूरा सही तरीके से नहीं काम करेगा, वो पहचानने से इनकार कर देगा कि भैया हम तुमको नहीं पहचानते हैं, ठीक है। और अधिकतर पैसा लेने के बाद जो है कार पूरा काम करना बंद कर देता है, कहते हैं भैया हम इनको नहीं पहचानते हैं, ठीक। अब बात करेंगे पश्च मस्तिष्क के बारे में। पश्च मस्तिष्क जो होता है आपका, ये दो हिस्से होते हैं, एक सेरिबेलम होता है, दूसरा मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। सेरिबेलम का काम क्या होता है, शरीर को बैलेंस बनाता है, ठीक। हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, हम नहीं गिरते क्योंकि हमारा सेरिबेलम हमको बैलेंस प्रदान कर देता है। मेडुला ऑब्लांगेटा क्या होता है, शरीर की समस्त उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये रहा बेटा मानव मस्तिष्क का जो है चित्र, और ये रही मानव मस्तिष्क की जुड़ी हुई जो है जानकारी। तो आज की क्लास में मैंने मानव मस्तिष्क के बारे में छोटी सी लगा करके सबसे बड़ी बात तक हमने कवर किया है, ठीक है। इस क्लास को आप देखिए, नोट्स बनाइए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि शायद मुझे लग रहा कि मैंने इस बार जो है मानव मस्तिष्क की जुड़ी हुई कोई भी चीज़ आप लोगों के लिए नहीं छोड़ी है। सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड की और बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश किया है। अगर